सेल का जो अगला ऑर्गेनल्स है न्यूक्लियस पे बात करेंगे। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या कंटेंट होते हैं, सेल के अंदर कहाँ पाया जाता है, उस पर हम लोग देखेंगे। पहले हम दिखाना चाहते हैं आपको कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता कैसा है और कैसा दिखता है। ये रही इमेज उसके बारे में। ये देखिए, ये एक प्लांट सेल है, ये एक प्लांट सेल है, ये एक प्लांट सेल है। ये एक प्लांट सेल है। प्लांट सेल का ये जो है, ये पार्ट जो दिखा रहा है न्यूक्लियस यानी कि अगर ये एक प्लांट सेल है। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए कि ये प्लांट पेड़ में पाई जाने वाली, ये पेड़ पौधे होते हैं उनमें पाई जाने वाली ये सेल है, ये एक प्लांट सेल है। प्लांट सेल के अंदर जो ये डेंस वाला पार्ट होता है, डेंस वाला पार्ट एक ऑलमोस्ट सर्कुलर, लगभग सर्कुलर होता है। सर्कुलर जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। सेल के अंदर जितने भी डिसीजन जो लिए जाते हैं वो इसी के अंदर से लिए जाते हैं। ये जो सर्कुलर पार्ट है, ऐसे स्ट्रक्चर है, इसी के अंदर से सेल के अंदर ज़्यादातर जो डिसीजन लिया जाता है, मतलब कि सेल बड़ी होगी या फिर सेल छोटी होगी या फिर सेल डिवाइड करेगी, ये सभी जो डिसीजन है यहीं से लिए जाते हैं। ये एक प्लांट सेल है। इसमें प्लांट सेल में जो अन्य सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब कि जो किसी सेल को फंक्शन करने के लिए शो करते हैं कि सेल फंक्शनल है या नहीं है, इसे शो करने के लिए जो अलग अलग ऑर्गेनल्स, उन्हें कहते हैं। जो सेल के अंदर कुछ अन्य चीज़ें पाई जा रही हैं जो सेल को फंक्शन करने में हेल्प करती हैं, उसे कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियस contain the chromosome and nucleolus as in an animal cell। जैसे कि ये देखो, कह रहा है कि ये न्यूक्लियस हमने देखा, सर्कुलर स्ट्रक्चर, ये इसका सर्कुलर स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये जो पार्ट है, थोड़ा सा डेंस जो पार्ट दिख रहा है, ऐसा जो दिखेगा, ऐसा जो दिख रहा है उसे हम लोग कहते हैं, उसे ये वाला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस रहा। ये जो आपको धागे जैसी संरचना दिख रही होगी इसी में, छोटी छोटी इसमें आपको धागे जैसी संरचना दिख रही होगी। धागे जैसी संरचना इसे कहते हैं क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन कंटेन क्रोमैटिन, यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियस कंटेन क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस। हमने आपको इसमें बता दिया, ये जो धागे जैसी संरचना आपको इसमें दिख रही है उसे क्रोमैटिन कहेंगे, ठीक। और ये जो आपको एक स्पॉट, धब्बे की तरह जो चीज़ें दिख रही हैं, इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। और इस सेल में इसका काम क्या है, ये ब्रेन ऑफ सेल होती है, ब्रेन ऑफ सेल होती है। यानी कि सेल के अंदर जो ज़्यादातर जो डिसीजन होते हैं ये इसी न्यूक्लियस के द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है। और ये देखिए, इससे पहले जो हमने बात की थी सेल वॉल, ये जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसे कहते हैं सेल वॉल। ये देख रहे हैं, ये है आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल। ये करती है, मेंटेन करती है सेल शेप को मेंटेन करने का काम करती है। फिर अगर देखेंगे, इससे पहले वाला जो वीडियो है ऑलमोस्ट 59 मिनट के आसपास है, उसमें हम लोग देखे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। प्लांट सेल में जो सेल वॉल के अंदर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है यहाँ पे, उसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन जो होती है सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ये तो हमने प्लांट सेल में देखा। ठीक है, अब देख लीजिए एनिमल सेल। ये रहा हमारा एनिमल सेल, ये है एनिमल सेल में देखिए, ये रहा सेम चीज़ वही। एनिमल सेल में भी, एनिमल सेल सर्कुलर स्टेट में, आप सर्कुलर देखेंगे एनिमल सेल ऐसे होती है। और एनिमल सेल की एक खास बात है कि इसमें जैसे कि जो प्लांट सेल था उसमें आपको, उसमें सेल वॉल आपको मिला, पर एनिमल सेल में सेल
सेल वॉल एब्सेंट होगा, सेल वॉल नहीं मिलेगा, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मिलेगा। देखिए आप कहीं भी देखेंगे तो इसमें है कि सेल वॉल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसमें कहीं भी आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि हमने न्यूक्लियस पे बात की थी, यहाँ पे भी हम लोग न्यूक्लियस देखते हैं, ये रहा ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या काम है? वही काम है जो प्लांट सेल में था, ज़्यादातर डिवीजन लेने का काम करती है यही। और न्यूक्लियस को जो मेम्ब्रेन घेरी रहती है, न्यूक्लियस को जो मेम्ब्रेन कवर की रहती है यहाँ पे, यानी कि ये एक सर्कुलर, उसे जो ऐसे ऐसे मेम्ब्रेन रहेगी वो कवर की रहेगी। और ये डबल मेम्ब्रेन होता है, ये फिर यूं फिर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस को कवर किए रहता है, घेरे रहता है। इसी को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवलप, जो न्यूक्लियस को इसे पूरा घेर के एक न्यूक्लियस स्ट्रक्चर देता है। जो स्पॉट जैसी संरचना बनती है, जो स्पॉट जैसी संरचना बनती है उसे कहते हैं न्यूक्लियोलस, उसे कहते हैं न्यूक्लियोलस, उसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। और जो इसमें धागे जैसी संरचना होंगी, जो धागे जैसी, उसे कहते हैं क्रोमैटिन, क्रोमैटिन। डीएनए इसमें होता है, डीएनए, आगे डीएनए पे हम लोग बात करेंगे। जो न्यूक्लियर एनवलप होता है, ये देखिए बीच बीच में गैपिंग होगी, जगह होगी, ये देख रहे हैं बीच में गैपिंग है, गैपिंग है, ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियस। और ये देखिए इसमें आप इसमें हम लोग कितने ढूंढें, हम लोगों को सेल वॉल नहीं मिलेगी। एनिमल सेल में जो है कि एनिमल सेल में, एनिमल सेल, ये एक एनिमल सेल है तो इसमें हमें सेल वॉल नहीं मिलेगी। प्लांट सेल में सेल वॉल मिलती है। और दूसरी जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी। एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों मिलती है, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में मिलती है। चलें अपने टॉपिक पे। ये रहा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में देखिए, न्यूक्लियस में क्या दिया है। अगर इसे हम लोग स्टेन करते हैं, जैसे कि जब हमें कोई सेल के अंदर हमें जब कोई स्ट्रक्चर देखना रहता है तो हम उसे किसी चीज़ से रंगते हैं, स्टेन करते हैं। तो सेल के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा गाढ़ी हो जाती हैं, रंग ले लेती हैं, कुछ चीज़ें रंग नहीं लेती हैं। तो उस आधार पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करके, अलग अलग करके हम लोग स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। जैसे कि आयोडीन सॉल्यूशन होता है जिसे हम स्टेन कर सकते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन है जिसे स्टेन कर सकते हैं। वी पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील्स, यानी कि एक अगर हम ओनियंस पील्स, यानी कि जो ओनियंस प्याज का ये नहीं होता प्याज, उसी के बारे में कह रहा है। यदि हम इसकी छिलका निकालें एक, और उसकी सेल को आयोडीन सॉल्यूशन से या फिर आगे देखा एक और केमिकल है, ठीक है, सैफ्रानिन सॉल्यूशन से या फिर मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन से स्टेन करते हैं सेल को स्टेन करने के लिए 3 हो गया, आयोडीन सॉल्यूशन हो गया, सैफ्रानिन सॉल्यूशन हो गया और मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन हो गया। अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन, ये जो सेल की बात कर रहा है, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन के आधार पे, अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन, यानी कि सेल के अंदर अलग अलग चीज़ें जिस अलग अलग केमिकल से मिलकर बनी होंगी, उसी तरह कहा अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन के आधार पे डिफरेंट रीजन ऑफ सेल के जो अलग अलग रीजन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो सेल के अलग अलग रीजन, हमने कहा कि ये न्यूक्लियस हो गया, हमने कहा कि ये न्यूक्लियस हो गया, ये रीजन न्यूक्लियस है आपका। ये अलग अलग रीजन, ये देखिए साइटोस्केलेटन एक रीजन हम लोग पढ़ेंगे, ये जो लॉन्ग दिख रहा है रॉड लाइक, इसे साइटोस्केलेटन कहेंगे। सेंट्रोसोम हो गया और इंटरमीडिएट फाइबर हो गया, माइक्रोफिलामेंट हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, लाइसोसोम हो गया, गाल्गी अपरेटस हो गया, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल। वही बात कह रहा है कि ये अलग अलग जो रीजन हैं, ये जो अलग अलग रीजन हैं, ये रीजन देखिए केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन ऑफ सेल की जो अलग अलग रीजन है गेट कलर्ड डिफरेंटली, अलग अलग रीजन अलग अलग कलर लेते हैं। सम रीजन अपीयर डार्क, सेल के कुछ जो रीजन होते हैं वो डार्क दिखाई देने लगते हैं देन अदर रीजन,
किसी दूसरे रीजन के मुकाबले डार्क दिखाई देने लगते हैं। आफ्टर फ्रॉम आयोडीन सोल्यूशन वी कुड यूज द सैफरानिन सोल्यूशन और मिथाइलिन ब्लू टू स्टेन द सेल को स्टेन करने के लिए इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वी हैव ऑब्जर्व सेल फ्रॉम एन ओनियन, एक ओनियन की जो सेल है, प्याज की जो सेल है, उससे हम लोग सेल को ऑब्जर्व करेंगे, उसकी सेल ऑर्गेनल्स को ऑब्जर्व करेंगे। क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे देखिए, न्यूक्लियस के बारे में। द न्यूक्लियस हैज़ डबल लेयर, न्यूक्लियस के पास जो न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे हमने पहले ही दिखा दिया है, हैज़ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डबल लेयर की न्यूक्लियस के पास डबल लेयर की कवरिंग होगी, न्यूक्लियस के पास डबल लेयर की कवरिंग होगी जिसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक बात क्लियर, एक पॉइंट क्लियर हो गया। देखिए न्यूक्लियस के पास जो डबल लेयर की कवरिंग होगी उसे कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज पोरस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोरस, ऐसे एक कवरिंग, दो कवरिंग, तीन, ये देखिए ऐसे कवरिंग करके तो पहले बनाएगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये डबल लेयर होती हैं, ये डबल लेयर एक्चुअल में ऐसे होंगी। देखिए न्यूक्लियस है डबल लेयर कवरिंग, न्यूक्लियस के पास होता है डबल लेयर कवरिंग होती है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज पोरस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी पोरस होती है, विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। ये जो परमिट करती हैं कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर कुछ चीज़ें आ जाएं और न्यूक्लियस से बाहर जो है चीज़ें जो जाने वाली हों वो चली जाएं। ये इसका परमिशन कौन देता है? इसकी परमिशन देती है वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दैट इज टू द साइटोप्लाज्म, टू द विच वी विल टॉक अबाउट इन सेक्शन, अगले सेक्शन में क्या बात करेंगे। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, उसी न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम विच विजिबल रॉड शेप स्ट्रक्चर, जो कि रॉड शेप स्ट्रक्चर इसी न्यूक्लियस के अंदर इस कह रहा है कि ये जो इसी न्यूक्लियस के अंदर कुछ हमें स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, ऐसे रॉड शेप, रॉड की तरह कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, रॉड की तरह कुछ स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखाई देंगे। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच आर विजिबल एज द रॉड शेप स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। उसका उन रॉड शेप स्ट्रक्चर का नाम होगा क्रोमोसोम, उन रॉड शेप स्ट्रक्चर का नाम होगा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम रॉड शेप स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड होने जाएगी, जब सेल, एक इम्पॉर्टेंट जो बात है यहाँ पे आके है, ओनली ये रॉड शेप स्ट्रक्चर जो जिसे हम लोग क्रोमोसोम कहेंगे वो तभी दिखाई देंगे जब सेल डिवाइड होने जाएगी। जब सेल डिवाइड होने जाएगी तो हमें न्यूक्लियस के अंदर ये ऑलमोस्ट स्फेरिकल बनाना है, तो हमें रॉड शेप स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, तो हमें न्यूक्लियस के अंदर, ये रफली बनाए हैं भाई, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि वही वाला है। रॉड शेप स्ट्रक्चर दिखाई देंगे ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड होने जाएगी। क्रोमोसोम कंटेन इन्फॉर्मेशन, और ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये इन्फॉर्मेशन लिए रहते हैं, कुछ जानकारियाँ लिए रहते हैं। कंटेन इन्फॉर्मेशन जानकारियाँ लिए रहते हैं फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ DNA। इन क्रोमोसोम में जब एक सेल से दूसरी सेल बनेगी, एक सेल से जब दूसरी सेल बनती है तो यहाँ से जो जानकारी है, यहाँ से जानकारी इस सेल में आने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वो ज़रूरत होती है क्रोमोसोम, जो कि डिवीज़न के समय रॉड शेप में दिखेंगे और इन्हीं में होता है DNA के फॉर्म में। इसी में जानकारियाँ छिपा के दूसरे सेल में जब दूसरी सेल बनती है तो उसमें भेजी जाती है। न्यूक्लियस
न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, न्यूक्लियस क्रोमोसोम कंटेन करता है विच इज़ विजिबल रॉड शेप, जो कि रॉड शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये स्ट्रक्चर तभी दिखाई देता है जब सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड करने जाती है। क्रोमोसोम कंटेन इन्फॉर्मेशन, क्रोमोसोम इन्फॉर्मेशन कंटेन कर इन्फॉर्मेशन रखा रहता है फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, जिससे कैरेक्टर को, लक्षणों को फ्रॉम पेरेंट्स यानी कि माता पिता से टू नेक्स्ट जनरेशन, अगली जनरेशन में डीएनए के फॉर्म में भेज सके, डीएनए के फॉर्म में भेज सके। यहाँ पे लिया है डीएनए, डीएनए इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, डीएनए है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म है। मॉलिक्यूल, क्रोमोसोम आर द कंपोज्ड ऑफ डीएनए, ये जो क्रोमोसोम होते हैं, ये जो क्रोमोसोम रॉड की तरह दिख रहे हैं, ये बने होते हैं डीएनए से, डीएनए ये बने होते हैं डीएनए से। कह रहा है कि क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर क्या बनते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम मिलकर बने, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग द एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। ये जो हमने क्रोमोसोम देखा, ये किससे मिलकर बने होते हैं, डीएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम डीएनए और प्लस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन इन्फॉर्मेशन, ये जो डीएनए मॉलिक्यूल हैं इनके पास इन्फॉर्मेशन होती है नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग सेल, यानी कि एक सेल को बनाने के लिए, एक सेल है देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा डीएनए, क्रोमैटिन जो डीएनए जो होता है, डीएनए के पास होती है इन्फॉर्मेशन, डीएनए के पास जानकारी होती है कि ये ये देखिए एक सेल है, एक पूरी सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक स्पॉट दिख रहा है जिसे न्यूक्लियोलस कहेंगे, इसमें ऐसे ऐसे धागे जैसी संरचना है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं, CHROMATIN क्रोमैटिन कहते हैं। जब सेल डिवाइड होने जाती है तो यही क्रोमैटिन आपको रॉड की तरह दिखेंगे जिसे हम लोग क्रोमोसोम कहेंगे, ठीक है। यानी कि पहले क्रोमैटिन और इसी क्रोमैटिन पे इसी ये जो क्रोमैटिन धागे जैसी संरचना दिख रही है, ये दिख रहे हैं धागे जैसी, इसी को हम लोग कहते हैं डीएनए, ये जो धागे जैसी संरचना मिलेगी, जब धागे जैसी संरचना ऐसे ऐसे रखी रहे उसको क्रोमैटिन, आगे जाके क्रोमोसोम, और ये रहा आपका डीएनए पे ही सूचनाएं होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती है डीएनए पे। इन्फॉर्मेशन कैसी, ऐसी इन्फॉर्मेशन कि एक सेल से दूसरी सेल बने, इस तरह की इन्फॉर्मेशन, सेल को डिवाइड करना या फिर क्या करना है सेल को, सेल के साथ क्या होगा, ये सभी इन्फॉर्मेशन इसी डीएनए पे होती हैं, जो कि नॉर्मली क्रोमैटिन के फॉर्म में धागे जैसी संरचना में रहता है, पर जब सेल डिवाइड करने जाती है तो यही क्रोमैटिन जो धागे जैसी संरचना में है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, ये देखिए, ये रही हमारी सेल है, ये सेल है, सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को हम लोग स्फेरिकल स्ट्रक्चर में से बाहर निकालें, ये न्यूक्लियस, और जूम करके देखेंगे तो हम लोगों को ऐसा क्रोमोसोम दिखेगा, ऐसा क्रोमोसोम दिखेगा। फिर हम इस ऐसा रॉड शेप स्ट्रक्चर हम लोग को, और ये स्ट्रक्चर तब दिखेगा जब सेल डिवाइड करने जाएगी, जब इसे दिखा रहा है कि जब और जूम करके देखेंगे तो हमें ये दिखेगा डीएनए, और इसी के पास होती है सारी इन्फॉर्मेशन, होती है। यहाँ तक हो गया। कहाँ, कंटेन फंक्शन नेसेसरी, ये रहा डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर
कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए फंक्शनल ये जो ऐसे ऐसे डीएनए हम लोग को दिखेगा, इसका जो फंक्शनल सेगमेंट है, जितना सेगमेंट जो काम करने वाला है, इसका कुछ सेगमेंट होगा ऐसा, इस डीएनए का कुछ सेगमेंट ऐसा होता है कि काम करता है और कुछ सेगमेंट ऐसे होते हैं काम नहीं करते हैं। जो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है उसे जीन कहते हैं, उसे कहते हैं जीन, उसे कहते हैं द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, जिसे जीन कहा जाता है इन ए सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग in a cell which is not dividing, this DNA present as a part of chromosome, this which is not dividing, जो कि डिवाइड नहीं होता, in a cell which is not dividing, this DNA is present as part of chromatin material, ये जो this DNA present as a part of chromatin material, वो जो हम सेल के अंदर जो धागे जैसी संरचना दिखा रहे थे, इस सेल के अंदर ना, सेल के अंदर जो धागे जैसी संरचना दिखेगी उसे क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। क्रोमैटिन मटेरियल मैं दिखाया हूँ शायद आपको। ये जो धागे जैसी संरचना इसे कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। उसी पे द डीएनए प्रेजेंट इन द पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल में जो है डीएनए होता है। क्रोमैटिन मटेरियल इज विजिबल एज elongated mass of thread like structure। वही बात फिर कह रहा है, ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है, क्रोमैटिन मटेरियल इज विजिबल एज elongated mass of thread like structure। वो जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखती है। थोड़ा साफ हो जाए यार, अच्छे से दिखे। क्रोमैटिन मटेरियल विजिबल एज elongated mass of thread like structure। क्रोमैटिन मटेरियल जो है धागे जैसी संरचना की तरह दिखता है। Whenever the cell is about to divide, जब सेल डिवाइड होने जाती है, क्रोमैटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज्ड एज ए क्रोमोसोम। वही बात बार बार हो रही है, क्रोमैटिन मटेरियल धागे जैसी संरचना में होता है, जब सेल डिवाइड होने जाती है तो वो क्रोमोसोम के फॉर्म में ऐसे ऐसे रॉड की तरह दिखने लगता है। यही ऊपर भी मैं बताया हूँ। ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है जब सेल डिवाइड करने जाएगी तो वो रॉड से क्रोमोसोम की तरह दिखने लगेगा। आगे देखिए, न्यूक्लियस प्ले सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियस जो है रिप्रोडक्शन में एक सेंट्रल रोल या फिर प्रमुख भूमिका में रहता है। न्यूक्लियस जो है सेल के रिप्रोडक्शन में एक प्रमुख भूमिका में रहता है। द प्रोसेस बाई ए सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू न्यू सेल। जो न्यूक्लियस है सेंट्रल रोल रिप्रोडक्शन में, सेल के रिप्रोडक्शन में सेंट्रल रोल या फिर मुख्य भूमिका निभाता है, जिसके दौरान एक सेल डिवाइड होकर दो नई सेल टू न्यू सेल को फॉर्म करती हैं या फिर बनाती हैं। इट आल्सो प्ले क्रूशियल पार्ट, यानी कि कह रहा है कि ये एक प्रमुख पार्ट है या फिर भाग है। along with the environment it play a crucial part along with the environment in determining the way of the cell developing। यानी कि ये न्यूक्लियस के बारे में कह रहा है कि ये इट आल्सो प्ले क्रूशियल या फिर एक मुख्य भूमिका निभाता है along with the environment यानी कि एटमॉस्फेयर के साथ, वातावरण के साथ एक प्रमुख भूमिका में रहता है। इट डिटरमाइनिंग द सेल will develop and what will it exhibit at the maturity। मतलब कि सेल मैच्योरिटी के बाद क्या करेगी एंड वे द सेल विल डेवलप सेल डेवलप करके क्या करेगी और मैच्योरिटी के बाद इसे क्या करना होगा, इन सभी चीज़ों का निर्णय न्यूक्लियस ही लेगा। बाई डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। बाई डायरेक्टिंग वो जो केमिकल एक्टिविटी सेल के अंदर हो रही है उन सभी चीज़ों को नियंत्रित करते हुए
यह न्यूक्लियस इस बात को इन्वायरमेंट के साथ इस बात को का डिसीजन लेता है कि सेल मैच्योर होकर क्या करेगी या फिर कैसे डेवलप करेगी। इन सभी बातों का डिसीजन न्यूक्लियस ही लेता है। आगे कह रहा है इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ अन्य ऑर्गेनिज्म की बात करें या फिर जीवों की बात करें, जैसे बैक्टीरिया सेल में द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पुअरली डिफाइंड। जो न्यूक्लियर रीजन है, यहाँ पे एक बैक्टीरिया सेल है, यहाँ पे ये रहा एक बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया सेल प्रो माने पुरानी होती है या फिर प्रिमिटिव, पुरानी कैरियोटिक सेल यानी कि न्यूक्लियस है जो है इसके, ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके बारे में बात करेगा, न्यूक्लियोइड कह रहे हैं। देखिए इसके न्यूक्लियस के बारे में क्या कह रहा है, इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया में द न्यूक्लियर रीजन ऑफ सेल में बी पुअरली डिफाइंड। यानी कि न्यूक्लियर रीजन जो सेल का है पुअरली डिफाइंड होता है, यानी कि पूरी तरह से डिफाइन नहीं होगा, पूरी तरह से नहीं देखा है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल, यूकैरियोटिक सेल में आपको ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिल जाएगा, ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन देखने को मिल जाएगी। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे होना चाहिए था, ऐसे ऐसे होना चाहिए था, पर ये एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया में। वही बात कह रहा है। पुअरली डेवलप सेल में इन सम ऑर्गेन लाइक बैक्टीरिया सेल द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होता है या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, इस तरह जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जो होता है कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं, उसमें होता है केवल होता है न्यूक्लिक एसिड इस कॉल्ड द न्यूक्लियाइड, और उसी को न्यूक्लियाइड नाम से जाना जा रहा है। यही है ना, देखिए इसका यहाँ पे न्यूक्लियाइड नाम दिया है, न्यूक्लियोइड, इसी को न्यूक्लियाइड नाम दिया है। आगे आते हैं, सच ऑर्गेनिज्म हुज सेल लेक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिनके पास ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक, उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट्स कहने का मतलब या फिर ये सब देने का मतलब क्या हुआ, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, पुराना, और प्राइमरीली या फिर जो सबसे आगे आया प्राइमरीली जो रहा कैरियोट मतलब कि कैरियन या फिर न्यूक्लियस, पुराना न्यूक्लियस या फिर प्रिमिटिव पहले का न्यूक्लियस कहते हैं। और उस सेल को जिसमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है उसे प्रोकैरियोट्स कहते हैं। बस समझ में, यानी कि प्रोकैरियोट वे ऑर्गेनिज्म हुए जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, पुराने वाले। ऑर्गेनिज्म विच सेल हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑर्गेनिज्म जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उन्हें यूकैरियोट्स कहते हैं। जैसे एनिमल, जितने भी एनिमल हैं, ह्यूमन की बात कर लें, प्लांट, उन्हें यूकैरियोट कहते हैं। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसे यूकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट सेल आल्सो लेक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। प्रोकैरियोट्स में देखिए, ये देख रहे हैं, ये ऑर्गेनल्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, गाल्गी अपरेटस है, इसे गाल्गी अपरेटस कह रहे हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पैराक्सिसोम है, ये रेटिकुलम है। ये जो जाल जैसी संरचना दिख रही है इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। प्रोकैरियोट्स आल्सो लेक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। मैंने जो अभी आपको दिखाया है अलग अलग चीज़ें, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, लाइसोसोम हो गया, ये सभी चीज़ें इसे साइटोप्लाज्म में पाए जा रहे हैं। यानी कि वो जो सेल के अंदर पाए जा रहे हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स कहते हैं उन्हें, वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। एंड प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, और यूकैरियोट सेल में प्रेजेंट होंगे। मैनी ऑफ द फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनल्स, और उन ऑर्गेनल्स की हेल्प से, ये ऑर्गेनल्स जो काम करते हैं, इन ऑर्गेनल्स का काम
मैनी ऑफ द फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनल्स का काम आर आल्सो परफॉर्म बाई द पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म में पुअरली मतलब कि पूरी तरह से नहीं बना है, उन संरचनाओं के द्वारा पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म के द्वारा किया जाता है। यानी कि काम तो होगा पर उतनी अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि वो ऑर्गेनल्स ही नहीं हैं। प्रोकैरियोट में वो ऑर्गेनल्स ही नहीं हैं, इसलिए। आगे देखते हैं। Poorly organized part of the cytoplasm, the chlorophyll in the photosynthetic prokaryotes। बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटो माने मतलब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया कहते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। उनके बारे में बात चल रही है। Photosynthetic prokaryotic bacteria. The chlorophyll in the photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicles या फिर बैग लाइक स्ट्रक्चर, बट नॉट विद द प्लाज्मा एज इन यूकैरियोटिक सेल। नॉट विथ प्लास्टिड। यानी कह रहा है कि जो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें प्लास्टिड नहीं पाया जाता। प्लास्टिड की जगह, प्लास्टिड एक ऐसी संरचना होती है जो कि भोजन को बनाने में हेल्प करती है। प्लांट सेल में भोजन को बनाने में हेल्प करती है, प्लांट सेल में हेल्प करती है। यानी जो यूकैरियोट हैं उनमें तो प्लास्टिड पाया जा रहा है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में मेम्ब्रेनस वेसाइकल्स, मेम्ब्रेन से लगे हुए कुछ बैग जैसी संरचना तो होगी, लेकिन प्लास्टिड नहीं होगा, और उन बैग की हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। एक बार दिखा देते हैं हम आपको। ये रहा। ये देखिए, इसी मेम्ब्रेन से लगी हुई कुछ संरचनाएं पाई जाएंगी उस काम को करने के लिए। मेम्ब्रेन से लगी संरचनाएं पाई जाएंगी, पर एग्जैक्ट वो नहीं पाया जाएगा। एक प्लांट सेल मुझे दिखा दो कहीं पे। हाँ, ये देख रहे हैं। ये रहा क्लोरोप्लास्ट। ये जो हरा वाला दिख रहा है ना, ये क्लोरोप्लास्ट। इसी की सहायता से प्लांट सेल जो है फोटोसिंथेसिस कहते हैं, या फिर प्रकाश के प्रेजेंस में अपने भोजन को बनाते हैं। ये वाली स्ट्रक्चर वो वाली स्ट्रक्चर नहीं पाई जाएगी। उसके स्थान पे क्या पाया जाएगा बैक्टीरिया सेल में, प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया सेल में क्या पाया जाएगा, कुछ मेम्ब्रेनस वेसाइकल्स पाई जाएंगी। मेम्ब्रेन से लगी वेसाइकल बैग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाएंगी, जिसकी सहायता से फोटोसिंथेसिस होगी। अब साइटोप्लाज्म के बारे में देखिए। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म एक बार हम समझा देते हैं आपको। साइटोप्लाज्म क्या है, यहाँ पे आइए। ये जो सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन घेरे है, इतना देख रहे हैं सेल को प्लाज्मा, ये जो जगहें हैं इसमें कुछ लिक्विड भरा होता है। जैसे एक बाउंड्री बना दें, उसमें पानी भर के कुछ और चीज़ें डाल दें ऐसे छोटी छोटी। ये जो पानी जैसी संरचना है या फिर हल्का तरल चिपचिपा जैसी संरचना होती है, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। और उसी साइटोप्लाज्म के अंदर ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, या जिसे गोल्गी एपरेटस कह रहे हैं, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सभी चीज़ें उसी में पाई। ये देखिए साइटोप्लाज्म लिखा है, साइटोप्लाज्म देख रहे हैं, साइटोप्लाज्म। उसी साइटोप्लाज्म के बारे में बात करना है। When we look at the temporary amount of the onion peels या फिर onion peels as cell of the human chicks या फिर ह्यूमन के गाल की जो सेल है, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane। हम देखेंगे कि सेल का एक बड़ा रीजन, सेल का जो है सेल का एक बड़ा रीजन जो है
ये जो सेल का एक बड़ा रीजन, जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब किसी सेल को घेर लेती है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का एक बड़ा रीजन जो कवर होता है, उसके अंदर की बात हो रही है, सेल का एक बड़ा रीजन, सी ए लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल इनक्लोज बाय द सेल मेम्ब्रेन द्वारा घिरी जाती है। दिस रीजन टेक अ वेरी लिटिल स्टेन, और ये जो रीजन होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्टेन मतलब कि जब किसी कलर से, जैसे आयोडीन का सोल्यूशन हो गया, सैफरानिन का सोल्यूशन हो गया, या फिर मिथाइलिन ब्लू, इन 3 सोल्यूशन से जब हम लोग इसे रंगते हैं सेल को, तो सेल को जब रंगते हैं तो ये जो रीजन है, दिस रीजन टेक अप वेरी लिटिल स्टेन, बहुत थोड़ा सा कलर लेता है। इट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और इसी को कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है? जब सेल को एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करती है तो उसके अंदर एक रीजन होता है, एक रीजन होगा, कवर करने के बाद एक रीजन होगा, रीजन इनक्लोज होता है, बंद होता है, और उसे हम जब किसी मिथाइलिन ब्लू या फिर आयोडीन सोल्यूशन, सैफरानिन सोल्यूशन स्टेन करते हैं, कलर देते हैं, तो ये रीजन बहुत ही हल्का कलर देता है, और इसे ही साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, द साइटोप्लाज्म इज फाउंड कंटेन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो साइटोप्लाज्म है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, बात देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही पाया जाएगा। ठीक है, इट कंटेन मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स, और इसके अंदर सेल, अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनल्स होंगे, जैसा कि हमने दिखाया है, ये देख रहे हैं, अलग अलग ये सेल ऑर्गेनल्स हैं। ये सेल ऑर्गेनल्स एक माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल्स, फिर वैक्यूल सेल ऑर्गेनल्स, पेरोक्सिसोम सेल ऑर्गेनल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनल्स, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स होंगे। सेल ऑर्गेनल्स आर इनक्लोज बाय द मेम्ब्रेन इन, कहाँ है? ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स, और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म में अलग अलग मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे। ईच ऑफ दिस ऑर्गेनल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, और ये ऑर्गेनल्स जो होते हैं ये स्पेसिफिक फंक्शन या फिर विशेष फंक्शन को परफॉर्म करते हैं फॉर द सेल के लिए। सेल ऑर्गेनल्स आर इनक्लोज बाई मेम्ब्रेन, जो सेल ऑर्गेनल्स आर इनक्लोज बाई मेम्ब्रेन, और ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये जो सेल ऑर्गेनल्स देख रहे हैं, जब इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक रीजन को घेरे जिसमें सेल ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया भी एक मेम्ब्रेन से घिरी रहती है, वही बात लिखा है, एनसीईआरटी बहुत डीप लिखता है। सेल ऑर्गेनल्स आर इनक्लोज बाई मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनल्स भी मेम्ब्रेन के द्वारा इनक्लोज होते हैं या फिर बंधे रहते हैं। इन द प्रोकैरियोटिक, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डेफिनिट न्यूक्लियर रीजन, इसके पास कोई न्यूक्लियर रीजन डेफिनिट या फिर विशेष रूप से न्यूक्लियर रीजन अलग नहीं होगा। द मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स आर आल्सो एब्सेंट, और प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं पाए जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द यूकैरियोटिक सेल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यूकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। एज वेल एज मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गन, और जो है कि मेम्ब्रेन से बंधे हुए ऑर्गेनल्स भी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाएंगे। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस, कह रहा है कि इसका सिग्निफिकेंस, इन मेम्ब्रेन का क्या सिग्निफिकेंस है, ये हमें वायरस से पता चलता है। वायरस लेक एनी मेम्ब्रेन, वायरस के पास मेम्ब्रेन नहीं होती है, एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ अनटिल दे इंटर इनटू द लिविंग बॉडी, जो है कि वायरस के पास मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसके कारण वो जीवित होने का कैरेक्टर शो नहीं करती, तब तक शो नहीं करती जब तक कि लिविंग बॉडी में न चले जाए। दे इंटर लिविंग बॉडी एंड यूज द सेल मैकेनिज्म टू द मल्टीप्लाई। वायरस की कहानी मैं बता देता हूँ। वायरस की कहानी ऐसी होती है कि वायरस जो है अगर सेल के बाहर है तो वो एक्टिव नहीं होता है, जैसे चीनी का दाना अगर बाहर रख दें तो एक्टिव नहीं होता है, उसे तो क्रिस्टल की तरह होगा। पर जब एक बार वायरस सेल के अंदर अगर चला गया तो वो एक्टिव हो जाता है, और सेल की मैकेनिज्म का, जो हमारी सेल होती है उसकी मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है और काम को परफॉर्म करता है, उसकी मैकेनिज्म को काम में लेता है। वही बात कह रहा है
द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्बर कैन बी इलिस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ वायरसेस। हम सेल मेम्ब्रेन की जो सिग्निफिकेंस है, जो उपयोगिता, इस बात से लगा सकते हैं कि वायरस का एक एग्जांपल लेकर, वायरस में जो है कि मेम्ब्रेन नहीं होती है, जिसके कारण ये लिविंग होने की कैरेक्टर को शो नहीं करता। नॉट सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ अनटिल द इंटर ए लिविंग बॉडी। जब तक ये लिविंग बॉडी में नहीं चला जाता तब तक ये लिविंग होने का कैरेक्टर शो नहीं करता। एंड यूज इट्स सेल मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई। और सेल के अंदर जब एक बार चला जाता है तो उसके मैकेनिज्म को यूज करता है और मल्टीप्लाई करता है। आगे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। पढ़ते रहें, थैंक यू, कमेंट करें, और जो ना समझ में आया उसको कमेंट करें, बताया जाएगा। थैंक यू।